Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students, how are you all? I hope you are all really fine and enjoying your good health. बेटा हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अबाउट डे 7। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने अपने 10 मार्क्स का एक जो पोर्शन था एंड दैट वाज ऑन किसमें जी, एफिनिटी एंड फिशबोन डायग्राम। हमने उसके ऊपर काम किया, यानी कल का दिन हमने एफिनिटी, फिशबोन, इन दोनों के ऊपर सर्व किया। ठीक है, कल और परसों का 2 दिन हमने इसके ऊपर काम किया और मैंने आप लोगों की असाइनमेंट्स भी चेक की और असाइनमेंट्स चेक करने के बाद जो मुझे स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन शेयर की उनके अंदर भी मैंने चेक की और चेक करने के बाद आपको बताया कि वेयर डू यू लैक, क्या क्या चीज़ें थी एंड ऑल दैट, ये सब कुछ। तो अब हम विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने डे 7 के बारे में। और आज हम जिस मार्क के ऊपर बात करेंगे, दे आर गोइंग टू कवर योर 20 मार्क्स। अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं आपको ज़रा याद करवाता चलूँ, और वो बात ये थी कि मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन स्टार्ट में आएगा, उस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे। ए पार्ट जो होगा, फ़र्ज़ कर लें कि ए पार्ट जो है वो अगर फिश बॉन से रिलेटेड है तो उसी से रिलेटेड याद रखिएगा जो बी पार्ट होगा उसी टॉपिक से मुतल्लिक आपको पैराग्राफ राइटिंग से रिलेटेड आएगा। ये अगर 10 मार्क्स हैं तो फिर इसके मार्क्स कितने होंगे, 20, यानी पूरा ये पोर्शन जो है वो 20 मार्क्स का होगा। और इसी तरह नीचे और की ऑप्शन होगी और ए और बी पार्ट्स होंगे। ए पार्ट का मतलब ये होगा कि एफिनिटी कोई डायग्राम आपको आ जाएगी और आपको कहा जाएगा उसके ऊपर लिखें आप आइडिया, सब आइडिया, 10 मार्क्स। और इसी तरह बी पार्ट की जब बात करते हैं तो वही जो एफिनिटी का टॉपिक है उसी से रिलेटेड आपको पैराग्राफ लिखने के लिए, पैराग्राफ राइटिंग लिखने के लिए दी जाएगी। अच्छा, पैराग्राफ राइटिंग से रिलेटेड मैं बताता चलूँ आपको कि पैराग्राफ राइटिंग इज़ सेम एज योर एसे राइटिंग टेक्निक्स। तो इसलिए ये बात याद रखिएगा कि जो आपको पैराग्राफ राइटिंग करवाई जाएगी मतलब यही है कि आपको ऐसे राइटिंग ही करवाया जा रहा है, ये आप उसको हर जगह पे यूज़ भी कर सकोगे। तो अब ज़रा विदाउट टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे अबाउट पैराग्राफ राइटिंग। तो मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि मैंने पहले बताया और इस चीज़ को मैंने पहले डिस्कस कर लिया आप लोगों से, वो ये कि 20 मार्क्स होंगे इस पैराग्राफ राइटिंग के सेक्शन के, 20 मार्क्स। ठीक है, और इसको कवर करने के लिए इसको आप लोगों ने जब सॉल्व करना है तो मैं चूँकि आपको कहा कि वो जो एफिनिटी का टॉपिक है उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको पैराग्राफ राइटिंग आएगा, जो फिशबोन डायग्राम का टॉपिक है उसी से रिलेटेड आएगा। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने उसकी प्लानिंग ऑलरेडी की थी और मैंने आपको बताया था कि इनको आपने अभी रिमूव नहीं करना। ये जो प्लानिंग के पॉइंट्स हैं ना, इनको आपने रिमूव नहीं करना। उसकी वजह भी थी और वजह यही थी कि आप अगर रिमूव इसको कर देंगे तो आपको दोबारा प्लानिंग करनी पड़ेगी, और वो वर्ड्स अगर आपके पास पहले मौजूद होंगे तो प्लानिंग का समझें आपका 70% काम हो चुका। अब आपने बस ये सोचना होगा कि मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखना, बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर क्या लिखना और फिर कंक्लूजन के अंदर क्या लिखना। तो इसलिए वो पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। अच्छा, कुछ अहम और बातें हैं जो मैं आपको बताता चलूँ कि आपका जो पैराग्राफ राइटिंग है ये 150 वर्ड्स की होनी चाहिए। 150 वर्ड्स से आपने तजावुज़ नहीं करना, 150 वर्ड्स शुड बी देयर, ये बात याद रखिएगा। आपने उसी के मुताबिक अपनी प्लानिंग करनी है। अच्छा, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एक एक पैराग्राफ होता है और बॉडी पैराग्राफ जो होते हैं उनको मिनिमम 2 करना है आपने, और इन्हीं 150 वर्ड्स के अंदर अंदर आपने इनको रखना है, इससे ऊपर नहीं जाना, ये बात भी याद रखिएगा। अच्छा, तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए हम लोगों को पैराग्राफ राइटिंग से मुतल्लिक कुछ अहम बातों को और माइंड में रखना पड़ेगा। वो ये वाली कि वो जो फिशबोन की आपने प्लानिंग की है उसी प्लानिंग को आपको आगे एग्जीक्यूट करते हुए आपने अपने प्लानिंग के पोर्शन को, इस पैराग्राफ राइटिंग को लिखने के लिए जो प्लानिंग का पोर्शन है उसको आपने 3 मिनट्स देने हैं और 3 मिनट्स में सोचना है कि मैंने क्या क्या लिखना है। ठीक है, और जो इंट्रोडक्शन होता है वो टॉपिक डिस्कस्ड जो होता है, जो दिया गया होता है उस टॉपिक पर इंट्रोडक्शन होता है, ये बात याद रखिएगा। जो कंक्लूजन होता है वो सम अप होता है आपकी डिस्कशन का, ना कि दोबारा न्यू पॉइंट्स को डिस्कशन करने का। और बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर आप असल गेम खेलते हैं कि आपने क्या लिखना है, उसके वजूहात क्या हैं, इसके असरात क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं,
टॉपिक से रिलेटेड सब चीज़ें जो है वो आ रही होती हैं, ठीक है। तो प्लानिंग आप माइंड में रखें कि 3 मिनट्स अगर आपने इसे दिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 17 to 20 मिनट्स आप दे दीजिए लिखने में। ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन 17 to 20 मिनट्स दे आर इनफ। तो आपने ये बात याद रखनी है। क्लियर? इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम? गुड, हो गया। तो आइए अब विदाउट टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं पैराग्राफ राइटिंग के सेक्शन की तरफ और हम ज़रा समझते हैं पैराग्राफ राइटिंग को अच्छे अंदाज से कि किस तरह पैराग्राफ राइटिंग की जाती है। तो जनाबे वाला मैं आपके सामने ज़रा पैराग्राफ राइटिंग को ओपन कर दूं ताकि हम इसको स्टार्ट कर सकें। जी, तो जनाबे वाला हमारा पैराग्राफ राइटिंग का सेक्शन आपके सामने अब रहा और अब हम बात करेंगे अबाउट पैराग्राफ राइटिंग। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका। अब मैं तफसील से आपके सामने चीज़ों को बताऊंगा कि आपने किस किस तरह से चीज़ों को अटेम्प्ट करना है और किस किस तरह से करना है। तो पहली बात ये ज़रा ज़हन में रखिएगा कि आपसे आपका एग्जामिनर एक्सपेक्ट क्या करता है, क्या तवक्को है जो कि एग्जामिनर आपसे रखता है, इसके ऊपर अब हम बात करेंगे और देखेंगे चीज़ों को। तो जनाब पहली बात कि एग्जामिनर चाहता है एग्जामिनी से यानी आपसे, ये चाहता है कि आप अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज कीजिए, एक डिसिप्लिन में लेके आइए, बहुत से टॉपिक पर आपकी थॉट्स को जो कि जनरल इंटरेस्ट से रिलेटेड होती हैं। अगली बात ये, अच्छा याद है कि जनरल इंटरेस्ट टॉपिक्स क्या होते हैं? वो टॉपिक्स होते हैं जिनमें आपको स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज नहीं आपको चाहिए, बस उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। तो कोई कहे सर मुझे तो पता ही नहीं होता, जैसे मिसाल के तौर पर IMF है तो आपको IMF का पता होना चाहिए। कोई कहे कि सर मुझे क्या पता IMF क्या है, तो भाई ये बहुत बुरी बात है कि आप पाकिस्तान में हो के भी आप IMF के बारे में नहीं जानते, आप इस छुपी हुई गवर्नमेंट के बारे में नहीं जानते। दिस इज़ रियली रॉन्ग। ये तो नहीं बात होनी चाहिए। आपको चीज़ों के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन का होना लाजमी है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब वो टॉपिक्स जो हैं जनरल इंटरेस्ट के वो कौन कौन से हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर अब वो आपके सामने ही आ गए। जैसे AI से मुतलिक बड़ी बातें आजकल हो रही हैं। इसी तरह जनाब ये सिविक सेंस क्या होती है, सिविक सेंस क्या होती है। इसी तरह जो है वो टेररिज्म से मुतल्लिक आप क्या समझते हैं, उसके मुतल्लिक आप बताएंगे। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में क्या हैं, क्या वर्ल्ड सस्टेन कर सकती है न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इस किस्म की बातें। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो टूरिज़म की एक प्लेस है, इसके ऊपर बात कीजिए। और प्लास्टिक बैग्स को बैन करना चाहिए और इस किस्म के टॉपिक्स जो कि जनरल इंटरेस्ट हैं। मैं फिर बता दूँ, ओनली जनरल इंटरेस्ट, कोई स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बात को आगे बढ़ाते हैं, मज़ीद आगे चलते हैं। एक मिनट रुकिएगा बस। जी तो जनाब, अब हमने करना क्या होता है कि इसी एक्सपेक्टेशन ऑफ एग्जामिनर को के पोर्शन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि पहला जो काम आपने करना होता है वो ये होता है कि आपने प्लानिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। प्लानिंग प्लस ब्रेनस्टॉर्मिंग। अच्छा, प्लानिंग क्या होता है कि आप अपने माइंड को ऑर्गेनाइज कीजिए मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में सोचने से रिलेटेड। फिशबोन हमने की, एफिनिटी हमने की, तो उसमें भी यही मैंने आपको बताया कि आपने प्लानिंग करनी है। प्लानिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखने से पहले लिखना क्या है ये आना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं आता तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम है, मामला सही नहीं हो रहा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि अपने माइंड को बार बार प्रैक्टिस करके, ठीक है, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि अब आपका माइंड शार्प हो जाए। ठीक है, तूफान मच जाए, एक टॉपिक आए तो फ़ौरन तो उनके उस क्या क्या होना चाहिए, भरमार हो जाए आपके माइंड के अंदर जो है वो पॉइंट्स की। और ये कैसे होगा? जब आप एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये प्लानिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो दैट इज़, देखें मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि जब आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई एक सोर्स नहीं होता, बहुत ज़्यादा सोर्स होते हैं और आप उन सोर्सेज को यूज़ करते हो और सोर्स को यूज़ करने के बाद आप मुख्तलिफ पॉइंट्स को इकट्ठा करते हो और इकट्ठा करने के बाद आप फिर उसको रिटन फॉर्म के अंदर लेकर आते हो। कितना टाइम लेना चाहिए उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है और उसके मुताबिक आप चीज़ों को लेके चलते हो। और अगर आप ये करें कि पेपर सामने और उस वक्त आप प्लानिंग करें,
उस वक्त ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, तो ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं होता। आपको प्लानिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग के प्रोसेस से खुद को पहले ही गुजारना है, ताकि जब पेपर सामने आए तो आपकी पहले ही इनफ प्रैक्टिस हो चुके हो और मसला ही ना रहे आपके लिए। अच्छा, टाइम बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपने चीज़ों को प्लान कैसे करना है, आपने चीज़ों को देखना कैसे है, ये प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस चीज़ के ऊपर जो है वो टाइम लेके आना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या टाइम है, ये पता होना चाहिए आपको। ये मैंने आपके साथ पहले डिस्कशन की। और ये थॉट प्रोसेस, सोचना, ये सारे का सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग के प्रोसेस के अंदर ही आता है। और ये थॉट प्रोसेस आप अकेले मिलके भी कर सकते हैं और ये आप ग्रुप्स की शक्ल में मिलके भी कर सकते हैं। वो सुना ही होगा ना, 1 और 1 11, तो आप मिलकर भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन स्टार्ट में अपने आप माइंड को शार्प करने के लिए आप कोई भी स्ट्रेटेजी को अपना सकते हैं। अगर आपको लगता है आप अकेले ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं तो ठीक है, आप इंटरनेट से सर्च करेंगे। सोचने का यही है ना कि इंटरनेट से सर्च करेंगे पहले टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, कि क्या टॉपिक है। आप इंटरनेट को देख सकते हैं, आप बुक्स को देख सकते हैं, आप जो है वो और बहुत ज़्यादा मीडियम्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको बता सकते हैं कि इस तरह से इस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, ऑन ग्रुप, इन ग्रुप है कि आप किसी ग्रुप के साथ बैठें और बैठ के हर एक की सोच को लिखते चले जाएं और फिर उसके बाद आप पॉइंट्स पे पहुंचे। अगर आप फिशबोन के बारे में आपको याद हो तो मैंने यही काम तो किया था। मैंने 1 पॉइंट लिखा, 2 लिखा, 3 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे और फिर मैंने उनमें से कोई से 3 पॉइंट्स को इकट्ठा कर दिया। तो जब ग्रुप में बैठते हैं तो ग्रुप में भी बैठते वक्त हो सकता है कि आपको 10 पॉइंट्स मिल जाए और आपको चाहिए 4, 3 चाहिए, तो आप उनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो आप 3 पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है प्लानिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग का, इसको आपने याद रखना है। अच्छा, अब ज़रा जनाब बात की तरफ आते हैं। तो जो पैराग्राफ होता है ना, उसका एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको आपने फॉलो लाजमी करना होता है। एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको लाजमी फॉलो करना चाहिए। और स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन। मैंने पहले कहा था कि इंट्रोडक्शन 1 पैराग्राफ ओनली, कंक्लूजन 1 पैराग्राफ ओनली, और बॉडी पैराग्राफ्स मिनिमम 2 होने चाहिए। 2 मिनिमम होने चाहिए, ये बात आपने याद रखनी। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन के ऊपर अब बात करते हुए मज़ीद आगे, इंट्रोडक्शन है, बॉडी पैराग्राफ्स हैं, कंक्लूजन है। तो जनाब याद रखें कि हर पैराग्राफ को एक स्मूथ ट्रांजिशन के साथ, यानी समझे कि स्मूथ वे से, ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट में बात कर रहे हैं एक टॉपिक की और दूसरी तरफ आप, जैसे मिसाल के तौर पर, चले मैं आपको डेली लाइफ से मिसाल देता हूँ कि आपसे पूछा गया कि अपनी एक्टिविटी बताएं, तो आप कहें जी मैं सुबह सुबह उठा और फिर आप कहें मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी। ये क्या बात हुई? सुबह के टाइम उठ के ईशा की नमाज ही क्या? आप यानी स्मूथ वे में नहीं चल रहे, आप चीज़ों को एक स्मूथ स्ट्रेटजी के साथ लेके नहीं चल रहे। तो ये चीज़ एक प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि चॉइस ऑफ वर्ड और क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज, ये मिसाली होनी चाहिए, एग्जाम्पलरी, मिसाली होनी चाहिए। ये जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा आपका जो पैराग्राफ है, जो आपका ऐसे राइटिंग पैटर्न से रिलेटेड है, वो अच्छा होता चला जाएगा। और याद रखें कि आप फेमिलियरिटी को जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो इन स्टाइल्स को यूज़ करते हुए, और वो स्टाइल्स कौन से हैं जनाब? नैरेटिव स्टाइल हो सकता है। नैरेटिव का मतलब क्या होता है कि आप एक स्टोरी बताएंगे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से, ठीक है, स्टोरी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से। फिर इसके बाद आप अगली बात क्या, एक डिस्क्रिप्टिव स्टाइल हो सकता है जिसमें आप ज़्यादा डिटेल के अंदर बताते हैं, वर्ड्स की के अंदर आप रीडर के माइंड में एक पिक्चर ड्रॉ कर देते हैं इन वर्ड्स ओनली, ठीक है, वर्ड्स की शक्ल में। ये बात याद रखिए, यानी कि सिर्फ पिक्चर ही बना लेते हैं, आप वर्ड्स को इस तरह से अदा करते हो कि रीडर के माइंड में एक सोच डेवलप होना शुरू हो जाती है अबाउट योर टॉपिक और व्हाट यू हैव रिटन, उससे रिलेटेड। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की बात करते हैं तो आपने एक स्टांस लेना है, जैसे को एजुकेशन है, को एजुकेशन के ऊपर आपको कहा जाए कि जनाब लिखें, तो आपने एक स्टांस लेना है और लॉजिकली उसके ऊपर डिस्कशन शुरू करनी है। इसका ये मतलब नहीं कि जो आपने सोच लिया वही है, आप इसके अंदर मुखालिफाना जो दलाइल हैं वो भी बात करेंगे, लेकिन फिर आगे उसको रद्द कर देंगे ये कहते हुए कि देखें इनकी ये बात इस वजह से गलत होगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। जैसे कोई जी सेपरेट होने चाहिए, तो आप कहें कि इनकी बात यहीं पर इसीलिए ख़त्म हो रही है कि पाकिस्तान सेपरेट इंस्टीट्यूशंस अफोर्ड ही नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कि हमारे पास इतने जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, तो बिल्डिंग्स हमने नहीं इतनी ज़्यादा बनाई और ये सारी बातें। तो ये एक स्टांस लेना और फिर उसके ऊपर बात करना। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और बात को आगे लेके चलते हैं। देखें, प्लानिंग करना, चीज़ों को याद करना, सोचना,
अंडरस्टैंड करना ये हमेशा से मुश्किल रहा है। आप अकेले नहीं हैं साहब, ये बात याद रखें। हर किसी को इस प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ता है, कभी ना कभी, किसी ना किसी लम्हे, किसी ना किसी अंदाज में हर किसी को फेस करना ही पड़ता है। ठीक है, ये बात याद रखें। लेकिन एक अगली बात आप जहन में रखें कि ये जो प्रोसेस है ये यकीनन उकता देने वाला है, परेशान कर देने वाला है, इतना ज़्यादा कि लगता है कि आपके ऊपर एक बोझ है जो कि आपके ऊपर आके किसी ने लाद दिया हो, ये सब कुछ है। लेकिन याद रखें कि इन प्रोसेस को ओवरकम करते हुए अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहने वाला ही उस मंजिल को हासिल कर लेता है जिस मंजिल का उसने ख्वाब देखा होता है, वरना वो हासिल नहीं कर सकता। आपने कहीं पर जाना है तो उस जगह पर जाने के लिए आपको उस मंजिल का इंतखाब अगर आपने जब कर लिया तो फिर इन प्रॉब्लम्स का स्टार्ट में सामना होता ही होता है। देखिए, मैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप अपने अंदर हैबिट को डेवलप करने की कोशिश कीजिए पढ़ने की। और हैबिट को डेवलप कैसे किया जा सकता है, हैबिट को किस तरह से हम अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपल सी बात यह है कि आप अपने माइंड में आदत की एक डेफिनेशन को रखें हमेशा, कि जब भी कोई नया काम करने लगे, कोई सब्जेक्ट समझ ना आ रहा हो, तो आप आदत की ये साइकोलॉजिकल डेफिनेशन अपने माइंड में रखें। और वो डेफिनेशन क्या है कि हर वो काम, जो मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद रहे, हर वो काम जिसे बार बार किया जाए यहां तक के उसे करना आसान लगने लगे, तो इसे ही आदत कहते हैं। हर वो काम जिसे बार बार किया जाए यहां तक कि उसे करना आसान लगने लगे। अच्छा, पढ़ा नहीं जाता, बार बार पढ़ें जनाब, यहां तक कि आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए, तो मतलब क्या है, आपको आदत हो जाएगी। आप बार बार पढ़िए कि जहां तक कि आपको इसकी बड़ी अच्छे से आदत हो जाए, तो हर चीज़ आपके लिए करना आसान हो जाएगी। मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता, क्या करें, बार बार पढ़ें, यहां तक कि इसे करना आपके लिए आसान हो जाए, आपको आदत हो जाएगी। मुझे अच्छे से याद है, हमारे एक स्टूडेंट एक गैदरिंग के अंदर हमें पता चला टीचर्स की तरफ से, वो कहते हैं कि मेरे सब्जेक्ट के अंदर एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर मुझे इस सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट जो भी था मैं उसका नाम नहीं लेता, सर मुझे इस सब्जेक्ट से नफ़रत है, इस सब्जेक्ट से नफ़रत है, और मेरा दिल नहीं करता कि मैं इस सब्जेक्ट को करूं सर, नफ़रत है मुझे इससे। लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट के अंदर उसने डिस्टिंक्शन, मतलब क्या कि उस स्टूडेंट ने उस सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही शानदार नंबर लिए और अपने उस कॉलेज के अंदर जितने भी सेक्शंस थे उन सेक्शंस में उसने टॉप किया और वो बड़े ऊपर आई। तो टीचर ने उससे पूछा कि भाई आपको तो नफरत थी, तो उन्होंने, मैं यही कहूँगा फिर इस डेफिनेशन के मुताबिक, कि उन्होंने कहा कि सर मैंने इसे बार बार पढ़ा कि यहां तक कि अब इसे करना, पढ़ना और अंडरस्टैंड करना आसान लगने लगा, सर मुझे आदत हो गई। तो फिर मैंने ये देखे सर टॉप कर लिया। बाइक की अगर मिसाल ली जाए, बॉयज बड़े अच्छे अंदाज से समझेंगे कि बाइक की अगर मिसाल ली जाए तो बाइक में क्या होता है कि आप उसको पहली दफा जब चलाने लगते हैं तो उस वक्त आप एक से दूसरे गियर में जाते हुए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। गाड़ी में भी ऐसे ही है, आप क्लच और ब्रेक के अंदर कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन जब एक वक्त गुजर जाता है, लेट्स सपोज 6 months to 8 months, तो क्या होता है कि अब आपको पता भी नहीं होता और गाड़ी और बाइक चल रही होती है। वजह क्या है कि अब आपको आदत हो गई। तो हर वो काम जिसे बार बार किया जाए यहां तक कि उसे करना आसान लगने लगे, दिस इज आदत। सुबह जल्दी उठना नहीं जाता, बार बार जल्दी सोएं, जल्दी रात को जल्दी सोएं यहां तक कि सुबह उठना आसान हो जाए, जनाब आपको आदत हो जाएगी। कोई काम नहीं होता, बार बार कीजिए यहां तक कि उसे करना आसान लगने लगे, आपको आदत हो जाएगी। तो देखिए, इसी काम से गुजर कर ही आप एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं और एक अच्छे गोल को जो आपने सोचा होता है उसको बहुत ही ब्यूटीफुली उसको अचीव भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां से हम आगे स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी मैं वीडियो पॉज कर लूँ, ज़रा मैं पानी पी रहा हूँ, तो आप ज़रा जो है वो इसको
देखें, मैं फिर यहाँ से आपको सिर्फ 30 सेकेंड्स फिर बात करते हैं। तो जनाब वाला अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्लानिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर और गौर किए देते हैं। जो मैंने पीछे बताया वही था, लेकिन इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको मज़ीद इसको अंडरस्टैंडिंग में मदद मिले। तो प्लानिंग क्या है? ये एक थॉट प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो कि अपनी डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने के लिए क्या करना है उसके बारे में सोचते हो। ये प्लानिंग है। डिज़ायर्ड गोल, एक टॉपिक लिखना है, दिस इज़ डिज़ायर्ड गोल, तो उसके ऊपर आपने क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली प्लानिंग। आगे बढ़ते हैं। उसके लिए आपने क्या करना होता है, अपना एक मकसद डिफ़ाइन कर लेना है। क्या करना है कि इसको एक इम्प्रेसिव वे में कैसे किया जा सकता है, इसको एक इम्प्रेसिव वे में कैसे किया जा सकता है, दिस इज़ द मेन थिंग, पहली बात। अच्छा, अगली बात हम करते हैं, और नेक्स्ट बात क्या है कि इसको कैसे किया जाए। 5 चीज़ें हैं, याद रखिएगा कि 5 चीज़ों से रिलेटेड आपने हमेशा जो है ना वो सोचना होता है। पहली बात कि जनाब इसको अब करना है, ठीक है। अच्छा, कैसे करना है, कब करना है, किसके साथ मिलके चाहिए, असिस्टेंस किसी चाहिए, और इसके लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, वो डिपेंड है, क्या किस किस सोर्स को तलाशना पड़ेगा। तो ये 5 क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में हो तो फिर इसका मतलब है कि आप अपने प्लानिंग प्रोसेस को बहुत अच्छे से आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि ब्रेनस्टॉर्मिंग एक थॉट का ऐसा प्रोसेस जिसमें आप न्यू आइडियाज़ के बारे में सोचते हो, फिर उनको लिख लेते हो ताकि आप उन्हें भूल ना पाओ। और याद रखें कि ये ग्रुप में भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जा सकती है, जो कि सबसे आइडियल समझी जाती है। आप अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर क्या कि इन 5 चीज़ों के ऊपर आपको अकेले काम करना पड़ेगा, और जहाँ से भी सोच रहा है, जो भी सोर्स आपको चाहिए वटएवर, वो आप उसको खुद यूटिलाइज़ फिर करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हम पैराग्राफ राइटिंग के सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए हम अब बात करेंगे स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि जो है इंट्रोडक्शन, बॉडी और पैराग्राफ, जो कि बीच में थोड़ी चीज़ें हैं तो इसलिए मैंने सोचा इसको रिमाइंड करवा दिया जाए। अब बात करते हैं अबाउट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बारे में पहली बात तो याद रखें, दिस शुड बी 1 पैराग्राफ ओनली। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आप कहीं भूल ना जाएं, ये याद रखें कि इंट्रोडक्शन शुड बी 1 पैराग्राफ ओनली। अच्छा, अगली बात, आपका इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कशन होनी चाहिए उस टॉपिक से मुतल्लिक जो कि आपसे पूछा गया। फिर ये इम्प्रेसिव होगा कि अगर आपका इंट्रोडक्शन एक ऐसे सेंटेंस के साथ स्टार्ट हो जो कि रीडर की अटेंशन को अपनी तरफ डाइवर्ट करता है, जो कि रीडर की अटेंशन को अपनी तरफ डाइवर्ट करता है। और ये कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोटेशन हो सकती है, कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स हो सकते हैं, कोई जोक्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि जो हुक्स है ना इंट्रोडक्शन के अंदर, ये वर्ड को ज़रा अपने ज़हन में रखिएगा। हुक्स जो हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हैं, ये आपके रीडर के इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। अच्छा, हुक्स क्या है, सवाल तो ये पैदा होता है। मैं इसके लिए आपको ज़रा समझाऊंगा, उसके लिए हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, आपने कभी देखा, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये एक मछली शरीफ है और उसके साथ ये देखें जी कांटा लगा हुआ है। तो ये असल में क्या होता है कि इसको कहा जाता है चारा, ठीक है, ये चारा है। तो ये चारा जो होता है ना, ये डाला जाता है समंदर में, और क्या होता है कि समंदर में जब इसे डाला जाता है तो मछली जो होती है ना वो इसे खाना समझ के लपकती है, लेकिन उसे क्या पता होता है कि असल में ये खाना नहीं था। दिस वॉज एक्चुअली अ हुक, और वो इस हुक के अंदर फंस चुकी है। अच्छा, अब इसको थोड़ा और आगे करते हैं ताकि हमें और समझ आ जाए। तो हुक के अंदर क्या होता है, ये देखें, ये है जिसे आप क्या करते हो, समंदर में डालते हो, और फिर उसके बाद आप वेट करते हो कि अब आपकी बारी आएगी और मछली आपकी मुकर्ररा आपको मिल जाएगी। तो जब मछली मिलती है तो फिर आप क्या करते हो, इसको वापस खींचना शुरू करते हो, और आपको एक फ्रूट बहुत बेहतरीन मिल जाता है, और आप देख के कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। तो जनाब, दिस इज़ कॉल्ड हुक। अब ये सब कुछ आपको बताने का क्या मकसद है? मकसद ये है कि जनाब ये हुक ही है कि जो कि आपके पैराग्राफ्स को बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव बना सकती है, कि आपने किसी तरह से रीडर के माइंड को आपने कैप्चर कर लेना। अगर आपने रीडर के माइंड को कैप्चर कर लिया ना, तो इट्स मीन दैट यू हैव डन एवरीथिंग, यू हैव डन एवरीथिंग।
ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है अगर आपने इस हुक को अंडरस्टैंड कर लिया तो। अच्छा, तो जनाब अब ज़रा हम इंट्रोडक्शन के सेक्शन को दोबारा आगे बढ़ाते हैं कि जैसे एक फ़िशरमैन जो होता है वो हुक का इस्तेमाल करता है मछली को पकड़ने के लिए, तो आपको भी मुख्तलिफ हुक्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि रीडर की अटेंशन को अपनी तरफ आप डाइवर्ट कर सकें, रीडर के को अपनी तरफ आप अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, अगली बात, कुछ 7 एक्सीलेंट पैराग्राफ हुक्स हैं, उनके ऊपर ज़रा बात किए देते हैं। 7 एक्सीलेंट पैराग्राफ हुक्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने इन तीनों टाइप्स ऑफ ऐसे, वैसे 4 टाइप भी होते हैं, चौथा एक्सपोजिटरी होता है जिसमें इमेजेस की शक्ल में, चार्ट्स की शक्ल में समझाया जाता है, लेकिन आपके लिए तो वो नहीं है, इसलिए मैंने उसका नाम नहीं लिया पैराग्राफ के टाइप्स में, यानी ऐसे असल में ऐसे राइटिंग है। तो जो 7 एक्सीलेंट हुक्स हैं कि जिनको आप यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी है कि एक ही आपने कर दिया और उसके बाद नहीं एक पैराग्राफ में कर सकते, आप कर सकते हैं। तो कुछ एक्सीलेंट हुक्स हैं उनके ऊपर अब बात किए देते हैं कि जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहली है एक क्वेश्चन हुक है जिसमें आप क्या करते हो, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हो। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है और फिर क्या होता है कि जनाब आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई बात करते हो। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखिए कि क्या आपने अपने आप को इतना इनसिक्योर कभी फील किया किसी साल में जितना आपने 2020 में किया। इस साल में क्या था याद है आपको? कोरोना था। तो ये एक सवाल है जो कि रीडर की अटेंशन अट्रैक्ट करेगा, हाँ यार वाकई मैंने तो, और फिर आगे अगली जब वो बात फिर और पढ़ना चाहेगा वो, तो ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हुक भी होती है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, जिसमें आप एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के ज़रिए से अपनी बात को जो है वो कन्वे करते हो और लेके चलते हो। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट की एग्जांपल सुन लें। कोरोना वायरस हैज शोड अस द ट्रू फेस ऑफ एवरीवन। ये कोरोना ने तो हमें हर एक का चेहरा दिखा दिया, असल चेहरा। वो जो हमारे साथ थे वो कहते थे हम हर लम्हा आपके साथ हैं, जब मुश्किल वक्त आया तो फिर वही चले गए, वही अब हमारे पास नहीं रहे। ठीक है, हमसे दूर हो गए, यानी पैसे पुस्से को ज़रूरत पड़ी तो हम उन्होंने ज़रूरत के वक्त काम ही नहीं आए। अच्छा, इसी तरह फैक्ट या स्टैटिस्टिक हुक। अब यहाँ पे ना क्या होता है कि आप किसी हकीकत से पर्दा चाक करते हो और उसके लिए ये ज़रा मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि उस पर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये मैं कोरोना की ही बात करूं तो ये मिसाल है कि आप जानते हैं कि 80 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वायरस का शिकार हो गए पूरी दुनिया में। मैंने कोरोना ही इसीलिए पकड़ा कि एक ही टॉपिक से रिलेटेड आपको बार बार ज़रा एक प्रैक्टिस बना दी जाए। तो वही बात कि एक ही टॉपिक डिस्कस से मुतल्लिक क्या किया जाता है कि आप एक ऐसी बात करते हो कि जो कि रीडर को वाकई कहते हैं हाँ यार ये पढ़ा लिखा बंदा है, इसको चीज़ों के बारे में पता है और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो जानता है। फिर मेटाफर और सिमिली क्या होता है कि जनाब आप किसी चीज़ से तशबीह देते हो, किसी चीज़ से तशबीह देते हो, और उसके लिए जो मैंने नीचे 2 एग्जांपल्स दिए ना बड़ी शानदार किस्म की हैं। पहले सम फ्रेंड्स आर नॉट रैट्स रियली बट दे बिहेव लाइक वन ऑफ देम। चूहे नहीं होते लेकिन वो उनमें से एक की तरह बिहेव करते तो हैं। कैसे करते हैं ये तो आपको पता है, ज़रा सोचें इस बारे में। तो कोरोना इज़ लाइक अ डेथ एंजल नाउ। तो देखिए मैंने क्या किया, इसको डेथ एंजल के साथ मैंने कंपेयर कर दिया। अच्छा, बात को आगे बढ़ाते हैं, मज़ीद आगे चलते हैं। जनाब स्ट्रॉन्ग हुक है हमारे पास स्टोरी हुक, जिसमें आपको स्टोरी बताते हो। ठीक है, और ये आप नैरेटिव के अंदर यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ वेरी फंटेस्टिक थिंग, नैरेटिव में ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल आपके सामने आप देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल से रिलेटेड होती हैं। डिस्क्रिप्शन कि आप मज़ीद वजाहत करते हो किसी चीज़ के बारे में, बताते हो क्या है कि जैसे जिससे रीडर के माइंड में एक पिक्चर बन जाए। आपको ये याद होगा, मैं पैराग्राफ पढ़ूंगा आपको याद आ जाएगा। आई सा अ गर्ल वेविंग एक्साइटेडली फ्रॉम द डेंजरस लुकिंग रॉक, आई रैन टू हेल्प हर बट स्लिप्ड एंड रेंच्ड माई एंकल। अब पिक्चराइज किया होगा आपने यकीनन, अगर आप पिक्चर्स नहीं करते तो ये बड़ी गलत बात है। वजह ये है कि गौर व फिक्र तो करना चाहिए। आपको चीज़ों को जब आप डेप्थ से समझते हो ना तो फिर आपके लिए बड़ा आसान होता है कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ और फिर दूसरों के सामने उसे कन्वे कर पाओ। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। तो हुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसी तरह जनाब लास्ट की तरफ बात करते हैं, दैट इज़ कोटेशन। तो कोटेशन के लिए ज़रा 2 बातें आप अपने माइंड में रख लें। पहली बात, आप यूज़ कर सकते हो कोटेशन, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसके लिए एक चीज़ है वो ये वाली कि आपने अगर कोट किसी को कर रहे हो तो फिर आपने उसे इन्वर्टेड कॉमा में कोट करना होता है। ठीक है, और दूसरी बात, इन्वर्टेड कॉमा में कोट किया इसका मतलब है किसी के अल्फाज हू बहू किए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो मिस्टेक, कोई इज़ एम आर की मिस्टेक भी ना हो। अगर है तो फिर आप कोटेशन ना ही लिखें। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, मैं ये भी आपको ज़रा बताता चलूँ।
जी। तो दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आपने फिर जब इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया तो आपने उस राइटर का नाम भी लाजमी लिखना है कि आखिर ये कहने वाला था कौन, ये कहने वाला था कौन, ठीक है। तो कोटेशन हुक, तो एट द एंड ऑफ द डे द गोल्स आर सिंपल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो ये इंपॉर्टेंट थिंग। तो जनाब ये एक्सीलेंट हुक्स हैं कि जिनको इस्तेमाल करके आप अपने पैराग्राफ को काफ़ी अच्छे तरीके से आगे कवर कर सकते हो। अब इसी से रिलेटेड मैंने एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखा। याद रखें कि आपको आई कैप ने फैसिलिटी दी है कि आप इसको 150 वर्ड्स में लिखें, ठीक है, आपको आई कैप ने दी है, लेकिन जब लिखा जाता है एक्चुअली वो 600-700 वर्ड्स का पैराग्राफ होता है। तो मैंने आपको बता रहा हूँ कि मैं इसकी प्रैक्टिस आपको इस अंदाज से करवा रहा हूँ कि जिससे दोनों चीज़ें कवर हो, ठीक है। 150 वर्ड्स वाला भी कवर हो जाए काम, और फिर वो जब बड़ा लिखना होता है ऐसे तो जाहिर सी बात है उसके लिए पैराग्राफ भी बड़ा होता है। तो मैंने इसको एक्चुअली उस पैटर्न के मुताबिक इंट्रोडक्शन लिखा कि जिसमें मैंने जो 600-700 वर्ड्स को माइंड में रखते हुए लिखा। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखिए कि एट द एंड ऑफ द डे द गोल्स आर सिंपल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये हमारे पास एक हुक आ गई, ठीक है, ताकि सारी हुक्स कवर हो जाए। एक हुक हमारे पास आई जिसको आप कहते हैं कोटेशन। अब यहाँ पे देखें, डिड यू नो दैट द कोरोना वायरस हैज़ इन्फेक्टेड मोर देन 95 मिलियन, नहीं कितना, 1 2 3, हाँ जी, ये तकरीबन बनता है हमारे पास कोई 9.5 मिलियन। तो 9.5 मिलियन लोग जो हैं वो इन्फेक्ट हुए हैं कोरोना वायरस से। अब ये मुझे बताइए, डिड यू नो, सवाल भी कर दिया और फिर उसके बाद मैंने फैक्ट्स भी बता दिए, ऐसा ही था ना। अच्छा, फिर उसके बाद ये फिर मैंने दोबारा यूज़ किया यहाँ पे फैक्ट्स। अच्छा, फिर उसके बाद ऑफिशियल फिगर्स हैव कंफर्म दैट मोर देन 195 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग ब्राज़ील, इंडिया, अर्जेंटीना एंड ईरान हैव बिकम डायरेक्ट विक्टिम्स टू दिस वायरस। ये सब हमारे पास डिस्क्रिप्शन भी हो गई, और फिर उसके बाद ये डिस्क्रिप्टिव भी है ना, साथ हमने वजाहत के साथ इसको पेश किया, डिस्क्रिप्टिव भी इसके अंदर आ जाएगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन हमने दी। और फिर कोरोना इज़ लाइक अ डेथ एंजल, तो ये देखिए जी मेटाफर और सिमिली का भी यूज़ किया हमने, और फिर सिमिली, ठीक है। तो बात क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप एक पैराग्राफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अगर मिसाल दीजिए कि आपको पेपर के अंदर आ गया अबाउट पोल्यूशन, तो ये वही आपके पास सेक्शन होगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप पोल्यूशन से रिलेटेड लिख लेंगे। और कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे जनाब पोल्यूशन means an unwanted substance that is mixed from somewhere in something। जैसे आसमान साफ है, धुआं आ गया, उसके अंदर धुआं आ गया, किसी चीज़ में किसी चीज़ का आ जाना, ठीक है। फिर आप उसके बाद क्या आगे लिखेंगे, पोल्यूशन इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू स्मोक बट नॉइस, water, air are also types of pollution। लें जी, मैंने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिख दिया जो कि कवर हो गया, ठीक है। तो आपने देखना होता है कि आपने, अच्छा ये चीज़ को बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग करना है कि 150 वर्ड्स हैं, तो मैंने 150 वर्ड्स में क्या करना होगा, 2 पैसेज तो मैंने मस्ट लिखने ही होंगे बॉडी के, और फिर उसके बाद एक पैराग्राफ लिखना होगा कंक्लूजन का, तो फिर इंट्रोडक्शन का भी एक पैराग्राफ बनता है, ऐसे ही है ना। तो मैं इसको किस तरह से डिवाइड करूं, क्या प्रोसीजर है जिसको मैं यूज़ करूं, तो वो प्रोसीजर बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा। क्या कि आप डिवाइड करें 150 वर्ड्स को, ये टॉपिक है तो टॉपिक से मुतल्लिक मैं क्या करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 वर्ड्स इधर यूज़ करूँगा, 35 से 40 वर्ड्स इधर यूज़ करूँगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे पास फ़र्ज़ कीजिए 80 वर्ड्स अगर बचे हैं तो 40 वर्ड्स के मैंने 2 पैराग्राफ्स लिख देने, और ये बड़ा आसान हो जाएगा, मसला ही नहीं होगा आपके लिए लिखना।
तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना, इस तरह से कवर करना बड़ा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने बताया कि ये 35 to 40 वर्ड्स ही होंगे, आप कम भी कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे बात कीजिए तो अगर मैं देखूँ तो इसके लिए तरीकाकार क्या है वो भी मैं बताता चलूँ कि फ़र्स्ट 2 लाइन्स को गिन लें, बाकी फिर आप उसको आगे गिन के टोटल कर लें। अच्छा 8 और 7, मैं फ़र्ज़ करता हूँ जी 7 वर्ड्स हैं एक लाइन में, 1 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद 21, ये तकरीबन 26 वर्ड्स हैं। तो इसका मतलब है मैंने इंट्रोडक्शन 26 वर्ड्स का लिख लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे पास बाकी वर्ड्स भी बचे हैं, मैं बॉडी पैराग्राफ में ज़्यादा लिख सकता हूँ। समझ आ रही है बात की? तो इस तरह से आप इस इंट्रोडक्शन के सेक्शन को लिख सकते हैं। ज़रा प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको ज़रा 3 टॉपिक्स बताता हूँ यहाँ पे जिनके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे। पहला वर्ड वही मैं आपके सामने यूज़ करता हूँ जनाब, अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा टॉपिक मैं आपके लिए यूज़ करता हूँ जॉब रिटेंशन। जॉब को रिटेन रखने के लिए कभी उसमें मसले भी आते हैं, या रिटेंशन कंपनीज़ की तरफ से अगर कहीं किसी कंपनी में कोई रिटेन नहीं करता इतनी देर, तो वजह क्या होती है, या आपने इसके ऊपर ज़रा सर्च करनी है और फिर लिखना है। फिर उसके बाद जनाब इकनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लिख लें। ये वो बता रहा हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और पेपर से रिलेटेड ये पूछे जाते रहते हैं अक्सर, ठीक है। फिर आप इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ साथ आप लिख सकते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन, उसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं इन पाकिस्तान के भी जो है ना वो आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर दफ़ा हर दौर में ये पॉलिटिकल सिचुएशन तो चलती रहती है, हर तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद बड़ा हॉट टॉपिक IMF, जिससे हम कभी मुझे लगता है जान नहीं छुड़वा पाएंगे जब तक हम ठीक नहीं होंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखें और लिखने के बाद मुझे चेक करवाएं। अभी हम ब्रेक करते हैं सिर्फ 10 मिनट्स की, और 10 मिनट्स की ब्रेक के बाद हम सेशन नंबर 2 के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो तब तक मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।